नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वर्ड इम्पोर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के छठे सिद्धांत के बारे में, जिसे लेखक तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका कहते हैं। दोस्तों, लेखक यहाँ एक 1898 की एक कहानी सुनाते हैं। तो लेखक कुछ इस तरह सुनाते हैं कि 1898 की बात है। रॉकलैंड काउंटी में एक दुखद घटना हुई। एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और पड़ोसी उसकी शव यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिम फार्ले घुड़साल में घोड़े को बांधने गया। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, हवा ठंडी और चुभने वाली थी। घोड़े को कई दिनों से व्यायाम नहीं कराया गया था और जब वह पानी की नाली में से निकला तो वह खेल खेल में मुड़ा और उसने अपने दोनों अगले पैर हवा में ऊंचे उठाए और जिम फार्ले को मार डाला। स्टोनी पॉइंट के उस छोटे से गांव में उस सप्ताह एक के बदले 200 यात्राएं निकली। जिम फार्ले अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए और बीमे के कुछ $100। उनका सबसे बड़ा पुत्र जिम 10 वर्ष का था और वह ईंट के भट्टे में काम करने लगा। वह मिट्टी सानता था और उसे सांचों में भरकर ईंट का आकार देता था और फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था। जिम को ज़्यादा शिक्षा हासिल करने का कभी मौका नहीं मिला, परंतु उसकी स्वाभाविक मिलनसार प्रवृत्ति के कारण उसमें वह कला थी कि लोग उसे पसंद करने लगे। वह बाद में राजनीति में गया और समय गुजरने के साथ ही उसने लोगों के नाम याद रखने की असामान्य प्रतिभा विकसित कर ली। हालांकि वह हाई स्कूल भी नहीं गया था। वह 46 साल का होने से पहले उसे 4 कॉलेजों ने मानद उपाधियों से विभूषित किया और वह डेमोक्रेटिक नेशनल कम्युनिटी का चेयरमैन और पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बन गया। मैंने एक बार जिम फार्ले का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। उन्होंने जवाब दिया, कड़ी मेहनत। मैंने कहा, मजाक मत करो सर। इस पर उन्होंने मुझे पूछा कि फिर मेरी नज़र में उनकी सफलता का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। नहीं, आपने गलत सुना है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य क्या था? उन्हें स्टील किंग कहा जाता था, पर वे खुद स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग स्टील के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे, परंतु कार्नेगी यह जानते थे कि लोगों के साथ व्यवहार किस तरह किया जाता है और इसी कारण वे इतने अमीर बन सके। बचपन से ही उनमें प्रखर संगठन शक्ति थी और उनमें नेतृत्व की प्रतिभा साफ झलकती थी। 10 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने यह जान लिया था कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने नाम से बेहद प्रेम करते हैं, और उन्होंने इस जानकारी का उपयोग लोगों की मदद हासिल करने के लिए किया। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बचपन में जब वह स्कॉटलैंड में थे तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला। कुछ ही समय बाद उनके पास बहुत से छोटे छोटे खरगोश हो गए, परंतु गरीबी के कारण एंड्रयू के पास खरगोश को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उनके दिमाग में एक जोरदार विचार आया। उन्होंने पड़ोस के लड़के लड़कियों को बुलवाया और कहा कि अगर वे उसके खरगोश को खाना खिलाएंगे तो बदले में वह उनके सम्मान में इन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देगा। दोस्तों, यह योजना जादू की तरह कामयाब हुई। सालों बाद कार्नेगी ने बिजनेस में इसी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए करोड़ों डॉलर कमाए। उदाहरण के तौर पर वह पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे। जे एडगर थॉमसन उस समय पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे, इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने पीटर्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्कर्स। अब आप इस पहेली का जवाब दें, जब पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों की ज़रूरत पड़ी तो आपको क्या लगता है जे एडगर थॉमसन ने पटरियां कहाँ से खरीदी होंगी? सीयर्स से, रोबक से? नहीं, आप गलत हैं। एक बार फिर से अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि
थॉमसन ने वे पटरियां एडगर थॉमसन स्टील वर्कर्स से ही खरीदी थीं। जब कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन रोल स्लीपिंग कार बिजनेस में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे तो एक बार फिर स्टील किंग को अपने बचपन का खरगोशों वाला सबक याद आ गया। एंड्रयू कार्नेगी की सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पुलमैन की कंपनी से प्रतियोगिता कर रही थी। दोनों ही कंपनियां यूनियन पैसिफिक रेल रोड से बिजनेस हासिल करने के लिए प्रतियोगिता में अपनी कीमतें घटाती जा रही थीं और दोनों ही इस हालात में पहुंच गई थी कि दोनों अपने मुनाफे की सारी संभावनाएं नष्ट किए दे रही थीं। कार्नेगी और पुलमैन दोनों ही यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए। एक शाम को सेंट निकोलस होटल में जब दोनों की मुलाकात हुई तो कार्नेगी ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, क्या हम दोनों दुनिया के सामने खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? पुलमैन ने गुस्से से कहा। फिर कार्नेगी ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी, यही कि वे दोनों मिलकर काम करें, प्रतियोगिता के बजाय सहयोग के रास्ते पर चलें। उन्होंने सपने दिखाने वाली शैली में बताया कि दोनों के मिल जाने से दोनों को ही कितना अधिक लाभ हो सकता है। पुलमैन ने ध्यान से पूरी बात सुनी और आखिरकार उन्हें पूछा, आप इस नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे? और कार्नेगी ने झट से जवाब दिया, जाहिर है पुलमैन पैलेस कार कंपनी। पुलमैन के चेहरे पर चमक आ गई। मेरे कमरे में आइए, उसने कहा, हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। और इस चर्चा में औद्योगिक इतिहास बना दिया। मित्रों और बिजनेस सहयोगियों के नाम याद रखने की नीति एंड्रयू कार्नेगी के लीडरशिप के रहस्यों में से एक थी। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्हें अपनी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों के नाम याद। वह गर्व से कहते थे कि जब तक उन्होंने कंपनी संभाली तब तक उनकी स्टील मिल में कभी कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं हुई। टेक्सास कॉमर्स बैंक शेयर्स के चेयरमैन बेंटल लव मानते हैं कि कोई कॉरपोरेशन जितना बड़ा होता है वह उतना ही अधिक भावशून्य हो जाता है। उनका कहना है कि एक बार फिर से भावपूर्ण करने का एक तरीका लोगों के नाम याद रखना है। वह अधिकारी जो मुझे बताता है कि उसे लोगों के नाम याद नहीं रहते, वह मुझे दरअसल यह बता रहा है कि वह अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा याद नहीं रख पाता और सच कहा जाए तो वह दलदल में चल रहा है। लोगों को अपने नाम पर इतना अधिक गर्व होता है कि वे इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अभिमानी और कठोर पीटी बार्नम, जो अपने समय के महानतम शोमैन थे, इसलिए दुखी थे क्योंकि उनका नाम चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे C.H. सीले के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपना नाम बदलकर बार्नम सीले रख ले तो वे बदले में उसे $25,000 देंगे। सदियों से अभिजात्य वर्ग के धनी लोगों, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों को आर्थिक सहायता इसलिए देते आ रहे हैं ताकि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित की जाएं। पुस्तकालय और संग्रहालयों में ऐसे लोगों ने बहुत दान दिया है जो यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनका नाम मानवता के इतिहास से मिट जाए। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी नाम पर ध्यान एकाग्र करने, उसे दोहराने और अपने दिमाग में उसे बिठाने के लिए ना तो समय देते हैं ना ही मेहनत करते हैं। वह अपने बचाव में यह बहाना बनाते हैं वह बहुत व्यस्त हैं, पर शायद वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज़्यादा व्यस्त नहीं होंगे। रूजवेल्ट लोगों के नाम याद रखने के लिए समय निकालते थे और अपने मैकेनिकों तक के नाम याद रखते थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है लोगों के नाम याद रखना और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना। परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अक्सर यह होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे कुछ मिनट तक बातें करते हैं और गुड बाय कहने तक हम उसका नाम भूल जाते हैं। राजनेताओं को शुरुआती दौर में ही यह सबक मिल जाता है। किसी मतदाता का नाम याद रखना राजनीतिक कला है, इसे भूल जाना हारने की कला है। और नाम याद रखने की योग्यता बिजनेस और सामाजिक संबंधों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि राजनीति में। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय, जो नेपोलियन महान के भतीजे थे, यह दावा करते थे कि राजकीय कर्तव्यों के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति का नाम याद रहता था
उनकी तकनीक बहुत आसान थी। अगर वे अच्छी तरह से नाम नहीं सुन पाते थे तो वे कहते थे, माफ़ कीजिए मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया। अगर नाम कुछ अजीब सा हो तो वे यह भी पूछ लेते थे, इसे लिखा कैसे जाता है। पूरी चर्चा के दौरान वे उसके नाम को कई बार दोहराते थे और उस व्यक्ति के हाव भाव और चेहरे के साथ उस नाम को जोड़ लेते थे। अगर सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था तो नेपोलियन तृतीय उसके नाम पर इससे भी ज़्यादा मेहनत करते थे। जब भी सम्राट अकेले होते थे वो एक कागज़ पर उस नाम को लिख लेते थे, उसकी तरफ देखते थे, उसे याद करते थे और दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने के बाद ही कागज़ फाड़ते थे। इस तरीके से वे कानों के साथ साथ आँखों के माध्यम से भी उस नाम को याद रख लेते थे। इस काम में मेहनत तो लगती है, पर जैसा इमर्सन ने कहा है, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। नाम याद रखना और उनका प्रयोग करना सिर्फ राजाओं या सफल बिजनेसमैनों का ही विशेषाधिकार नहीं है, यह हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इंडियाना में जनरल मोटर्स का एक कर्मचारी केन नॉटिंघम आमतौर पर कंपनी के कैफेट एरिया में लंच करता था। उसने देखा कि काउंटर के पीछे काम करने वाली महिला के चेहरे पर हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती थी। वह लगभग 2 घंटे में सैंडविच बना रही थी और मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच था। मैंने उसे बताया कि मैं क्या चाहता था। उसने हैम को छोटे तराजू पर तौला। इसके बाद उसने मुझे लेट्यूस की एक पत्ती दी, आलू की थोड़ी सी चिप्स डाली और मुझे सैंडविच थमा दिया। अगले दिन मेरे साथ फिर यही हुआ। वही महिला, वही त्योरियां। मैं मुस्कुराया और कहा, हेलो यूनिस। और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। इस बार वह तराजू भूल गई। उसने बहुत सारा हैम डाला, लेट्यूस की 3 पत्तियां दी और आलू की इतनी सारी चिप्स डाल दी कि चिप्स प्लेट से गिरने की नौबत आ गई। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से जो लेखक हमें जो समझाना चाहते हैं वह यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वह जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह वेटर हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत का जो मोटी तौर पे जो सीख है वो यह है कि याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में से क्या सीखा हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल वर्ड इम्पोर्टेंट को सब्सक्राइब कीजिए, यह जानते रहने के लिए कि क्या है आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत